कहानी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि दुनिया में एफिनिटी वायरस आए हुए 19 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में लोगों को लगा था कि ये वायरस सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बदल गया और इसका एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म सामने आया, जो कि है बी टाइप वायरस। ये बी टाइप वायरस लोगों को एक्सट्रीमली एग्रेसिव बना देता था। कई केसेस में तो लोग अपना होश खो बैठते थे और दूसरों को सीरियस नुकसान पहुंचा देते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया, जो कि है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो, जिसका काम था ऐसे लोगों को पकड़ना और उन्हें कंट्रोल में रखना। दिखाया जाता है कि इसी ब्यूरो में सीओ का अभी अभी प्रमोशन हुआ होता है, जो कि हमारी फीमेल लीड का भाई है। आज ड्यूटी के बाद वो अपनी छोटी बहन नॉनग्यो को पिक करने आया होता है। नॉनग्यो जैसे ही उसे देखती है तुरंत दौड़कर उसके पास आ जाती है और दिखाया जाता है कि उसके हाथ पर चोट लगी होती है। नॉनग्यो कहती है, तुम्हारी नई जॉब काफी डेंजरस लग रही है। रोज न्यूज में आता है कि बी टाइप लोग दूसरों पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये सच है? तो सीओ थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, ऐसी मनोस बातें मत करो। फिर नॉनग्यो थोड़ा रिलीफ के साथ बोलती है, वैसे मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, मैं अभी भी हेल्दी एफिनिटी ए हूँ। तभी सीओ के फोन पर कॉल आ जाता है और वो कहता है, मुझे अभी एक मिशन पर जाना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलो, काम खत्म होने के बाद बाहर डिनर करेंगे। उसी वक्त नॉनग्यो देखती है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की कई गाड़ियां तेज स्पीड से उनके पास से निकल रही है। तो वो ये देख कहती है, लगता है कोई बड़ा केस है। बैकग्राउंड में न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि वायरस बॉडी फ्लूइड्स और मां से बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। गवर्नमेंट बी टाइप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल और नई मेडिसिन पर काम कर रही है। तभी अचानक ब्रेकिंग न्यूज आती है, किशन मीनार में एक बी टाइप लड़के ने अपने मॉम डैड पर अटैक कर दिया है। पूरी ब्यूरो की टीम उस लड़के के घर पहुंच जाती है। वहाँ मीडिया का ढेर लगा होता है, पड़ोसी जमा हुए होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं कि वो लड़का हमेशा अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था और स्कूल के फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका रिजल्ट बी टाइप आया था। तभी उस लड़के को बाहर लाया जाता है और अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़ी नॉनग्यो पर पड़ जाती है। वो उसे घूरने लगता है और उसकी स्माइल देखकर नॉनग्यो डर जाती है, क्योंकि उसकी स्माइल काफी डेंजरस थी। वैसे नॉनग्यो के पीछे एक लेटर बॉक्स होता है, तो सबको लगता है कि वो उस लेटर बॉक्स को देख रहा है, लेकिन जब वो लेटर बॉक्स चेक किया जाता है तो वो तो बिल्कुल खाली होता है। तब सबको समझ आ जाता है वो नॉनग्यो को ही देख रहा था। मीडिया तुरंत सवाल पूछने लगती है, क्या तुम इस लड़की में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता, बस लगातार नॉनग्यो को घूरता रहता है और उसकी स्माइल और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तभी सीयू के कलीग को ब्यूरो से एक अर्जेंट मैसेज मिलता है कि बी टाइप लोग एफिनिटी ए वालों की स्मेल से अजीब तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। ये सुनते ही सीयू तुरंत अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है और उस लड़के को वहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन जाते जाते भी उस लड़के की नजरें नॉनग्यो से हट ही नहीं रही होती और यहीं नॉनग्यो अपनी कार में झटके से उठ जाती है। ये सिर्फ एक सपना होता है। दिखाया जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो लड़का आज भी उसके सपनों में आकर उसे हॉन्ट करता है। नॉनग्यो खुद से कहती है, आज मेरी जिंदगी ठीक है, बस मेरी इंटर्नशिप अच्छे से स्टार्ट हो जाए। तभी उसकी दोस्त चैन आती है और कहती है, चलो मैंने जंगल से कुछ मशरूम तोड़े, सूप बनाया है, काफी टेस्टी है। दिखाया जाता है कि दोनों जंगल में पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन सूप पीते ही चैन के पेट में जोर से दर्द होता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वहीं नॉनग्यो जैसे सूप पीती है तो उसे काफी स्पाइसी लगता है। तभी उसकी नजर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की एक गाड़ी पर पड़ती है जो वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस गाड़ी में 3 एक्सट्रीमली डेंजरस बी टाइप क्रिमिनल्स होते हैं। वो अपनी चालाकी से गाड़ी हाईजैक कर लेते हैं और सारे गार्ड्स को मार देते हैं। गन शॉट्स की आवाज नॉनग्यो के कानों तक पहुंचती है और वो घबरा जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक बी टाइप लड़का बोलता है, मुझे कहीं से एफिनिटी ए की स्मेल आ रही है, और वो स्मेल का पीछा करते हुए नॉनग्यो तक पहुंच जाता है, जो जंगल में डर के भाग रही थी। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, अब तुम मेरी हो। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर बोलता है कि सिर्फ अपना काम करो और मुझे सुकून दो। देन वो नॉनग्यो को हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाता है। देन जैसे ब्यूरो को पता चलता है कि गाड़ी हाईजैक हो चुकी है, सब बी टाइप क्रिमिनल्स को पकड़ने में लग जाते हैं और एक इंटेंस चेजिंग सीन शुरू हो जाता है। अब हाईजैक हुई हुई गाड़ी फुल स्पीड से भाग रही होती है, अंदर नॉनग्यो बंदी होती है और रो रही होती है। पीछे ब्यूरो की कई गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स उन्हें चेस कर रहे होते हैं। ट्रक चला रही बी टाइप लड़की बोलती है, बॉस मैं कंट्रोल खो रही हूँ। तो लीडर कहता है, इनहेबिटर शॉट लो और तब तक होल्ड करो जब तक हम सेफ न हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो शॉट लेने जाती है, एक गाड़ी उनके ट्रक को जोर से टक्कर मार देती है और वो शॉट पीछे गिरकर नॉनग्यो के पास आ जाता है और वो चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है। देन ब्यूरो लाउड स्पीकर पर बोलता है, व्हीकल
व्हीकल A6688 सरेंडर करो और रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकते। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और एक बी टाइप वहीं मर जाता है। ये देखकर नॉनग्यो बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका एक आंसू उड़कर शिंशु की पुलिस कार के पास गिरता है। शिंशु जैसे ही नॉनग्यो को देखता है, बिना एक सेकंड सोचे एक बहुत ही खतरनाक मूव लेता है। वो भागते हुए ट्रक को स्टील केबल से बांध देता है और अपनी पुलिस कार से उस ट्रक को राउंड अबाउट पर स्पिन करवा देता है। ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और स्पीड कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिस वजह से नॉनग्यो उछलकर ट्रक के कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है और हवा में शिंशु से पकड़ लेता है और सेफली जमीन पर लैंड करवा देता है। लेकिन नॉनग्यो इतनी शॉक्ड होती है कि खड़े होने की भी ताकत नहीं होती उसमें। तभी शिंशु की ली हुई मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो सोचता है मेरे पास इनहिबिटर शॉट भी नहीं है, अब क्या करूं। नॉनग्यो धीरे धीरे खुद को संभाल कर जाने ही लगती है, लेकिन जब वो शिंशु की तबीयत खराब होते देखती है तो उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है। शिंशु हैवी सांस लेते हुए कहता है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अब चॉइस तुम्हारी है, यहीं रहना। नॉनग्यो जब उसका चेहरा ध्यान से देखती है तब उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है 5 साल पहले वाला। शिंशु उसके सर पर हाथ फेरता है, लेकिन नॉनग्यो डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और जैसे ही वो भागने वाली होती है, शिंशु उसे पकड़कर टेबल पर बैठा देता है और जाने ही नहीं देता। नॉनग्यो उसे खुद से दूर धकेल रही होती है, तो वहीं शिंशु गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है, अब से तुम मेरी हो। ये सुनते ही नॉनग्यो रोने लग जाती है। तभी उसकी नजर पास में पड़े हुए इनहिबिटर पर पड़ती है। वो तुरंत उसे उठाकर शिंशु के गले पर लगा देती है और खुद को छुड़ाकर भागने लगती है, लेकिन अचानक भागते हुए एक पिलर से टकरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और अब नॉनग्यो को डायरेक्ट हॉस्पिटल में होश आता है। वो खुद को जीनस बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल के बेड पर पाती है और साथ ही उसकी दोस्त दूसरे बेड पर लेटी होती है। नॉनग्यो जैसे डॉक्टर का चेहरा देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का चेहरा एकदम शिंशु जैसा था। वही आदमी जो 5 साल पहले शियाओ मैनर के केस का प्राइम सस्पेक्ट था। पर वो डॉक्टर अपना नाम कुछ और बताता है कि मेरा नाम गु यानछिंग है और मैं जीनस बायोलॉजिकल रिसर्च लैब का रिसर्चर हूँ। देन फिर वो उन दोनों को समझाता है कि पिकनिक के दौरान तुम और तुम्हारी दोस्त ने गलती से नशे वाले मशरूम खा लिए थे, इसी वजह से दोनों को चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। ये सुनकर चैन, जो नॉनग्यो की दोस्त है, वो घबरा कर कहती है, मुझे लगा बहुत सारे लोग हम पर हमला कर रहे हैं, मैंने उनसे लड़ाई भी की। तो यानछिंग शांति से जवाब देता है कि वो सब तुम्हारा भ्रम था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वही नॉनग्यो को पिछली रात की सारी बातें, जैसे डरावना हमला, भागदौड़ और दरवाजे से टकराना, ये सब किसी बुरे सपने जैसा लगता है। वैसे यानछिंग की बात सुनने में सही लगती है, पर नॉनग्यो का मन बेचैन रहता है, इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पास में रखे हुए नाइफ को उठाने जाती है, पर जल्दबाजी में उससे वो गिर जाता है। तो यानछिंग वो नाइफ उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं। तो नॉनग्यो कहती है नहीं, और सोचती है बिहेवियर तो अलग लग रहा है, लेकिन शक्ल इतनी मिलती जुलती क्यों है। उसे डर लगता है कि कहीं आदमी यहाँ भेष बदल कर तो नहीं रह रहा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि मौका मिलते ही वो ये बात डायरेक्टर को बताएगी। पर अगले पल उसे ख्याल आता है कि यानछिंग को ये मालूम होते ही कहीं वो डायरेक्टर के साथ साथ उसे ही न मार दे। खैर, वो इन्हीं शंकाओं के साथ अपनी इंटर्नशिप शुरू करती है। वैसे ये रिसर्च लैब बहुत एडवांस और इम्प्रेसिव था, पर एटमॉस्फेयर बहुत क्रीपी लग रहा था। अब पहली मीटिंग में यानछिंग उन्हें दान किया हुआ शव दिखाकर कहता है कि अब से यही तुम दोनों का साइलेंट टीचर होगा। तभी वहाँ उनकी सीनियर आती है। देखते से ही लगता है कि उसे यानछिंग पर क्रश है, लेकिन उसके जाते ही वो एकदम स्ट्रिक्ट बन जाती है और नानग्यो से रूड तरीके से बात करती है। तो वहीं यानछिंग डायरेक्टर के पास आता है। उनका बिहेवियर भी काफी अजीब होता है। उनकी बातों से लगता है कि उन्हें मशरूम से काफी ज्यादा ही लगाव है, जबकि उन्हीं मशरूम की वजह से तो लड़कियां हॉस्पिटल पहुंची थी। फिर यानछिंग नॉनग्यो और उसकी दोस्त को डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि मॉर्गियो रूम से 2 लाशें गायब है और सीसीटीवी में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो डायरेक्टर अकेले में आके गुस्से में उस बंदे से कहते हैं कि ये बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए और हर एक रिकॉर्ड ध्यान से चेक करो। दूसरी तरफ यानछिंग उन दोनों इंटर्न्स को उनके रूम तक छोड़ने जाता है, जो 76th मंजिल पर बना था, और साथ ही वार्न करता है कि रात में इधर उधर मत घूमना। अब पहले वो नॉनग्यो की दोस्त को उसका रूम दिखा देता है। इसी दौरान नॉनग्यो अपने भाई को मैसेज करके पूछती है कि शिंशु का क्या हुआ था। अब उसका ध्यान पूरा मोबाइल में होता है। उसे ये तक ध्यान नहीं होता कि वो अपने रूम तक आ चुकी है और चलते चलते यानछिंग से टकरा जाती है और फौरन से सॉरी
सॉरी कहती है। अब जैसे ही वो अपने रूम में जाकर गेट बंद करने वाली होती है तो यांचिंग उसे रोक देता है और कहता है अब और सहन नहीं हो रहा, मुझे अंदर आने दो। ये सुनते ही नॉनग्यो डर के मारे पीछे जाती है और बेड से टकरा जाती है और जैसे ही उसे तकिए से मारने जाती है तब पता चलता है कि उसके रूम के गेट पर हाल ही में पेंट हुआ था जो सूखा नहीं था और वो यांचिंग के हाथ पर लग गया था। वो अपना हाथ दिखाकर पूछता है क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? तो वो कहती है ठीक है। अब जब तक वो अपने हाथ धो रहा था तब नॉनग्यो को याद आता है कि शिंशु की गर्दन पर एक टैटू था। अब वो शिंशु है या नहीं ये पता लगाने के लिए वो जानबूझकर उस पर शॉवर का पानी डाल देती है और कहती है सॉरी मैं बस वाटर प्रेशर चेक कर रही थी। और सोचती है कि अगर इसकी गर्दन पर खास निशान दिख गया तो सच सामने आ जाएगा। अब वो उसके कपड़े साफ करने के बहाने उसकी गर्दन चेक करने की कोशिश तो करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उससे पहले यांचिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरी गीली पैंट भी साफ करोगी? देन फिर वो उसे वार्न करता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो और बेकार की हरकतें मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और बेचारी नॉनग्यो एम्बेरस और परेशान हो जाती है। तभी उसे उसके भाई सीयू का फोन आता है और वो पूछता है कि तुम शिंशु के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो नॉनग्यो बताती है कि आजकल मुझे उसके बड़े डरावने सपने आ रहे हैं और उसकी वो डरावनी आंखें तो तुम पूछो ही मत। ये सुनकर वो अपनी बहन के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है पर फिर बताता है कि वो लड़का तो बीमारी की वजह से 4 साल पहले ही मर चुका है। और ये सुनकर नॉनग्यो काफी राहत महसूस करती है। अब उसे भूख लगी होती है तो वो कुछ खाने कैफेटेरिया आ जाती है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ठीक नहीं होता। तभी अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो डरते हुए उस तरफ आगे बढ़ती है और चलते चलते दूसरी जगह आ जाती है। तभी अचानक से एक लाश जैसा दिखने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही वो आदमी नॉनग्यो के करीब आने लगता है तभी यांचिंग आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता है ये लड़की मेरी है, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि इसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। फिर वो उस आदमी को दूर फेंक देता है और बेहोश नॉनग्यो को उठाकर अपने हॉस्पिटल रूम में ले जाता है और कुछ पल के लिए उसका चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। वो नॉनग्यो को देखते देखते उसके गले पर लगी हुई चोट पे जैसे किस करने चाहता है। तभी नॉनग्यो को होश आ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करके पीछे हट जाता है और एकदम से स्ट्रिक्ट बन जाता है। फिर वो नॉनग्यो को चौंके हुए देख बताता है कि डोंट वरी तुम अब सेफ हो। वो उसे समझाता है कि अटैकर को तेज असर वाली दवा दे दी गई है और सिक्योरिटी को भी बता दिया गया है। तो नॉनग्यो कहती है जो अटैकर था वो बिल्कुल उस साइलेंट टीचर लाशो जैसा लग रहा था जिसे आपने दोपहर को मिलवाया था। उसे डर लगता है कि कहीं मरे हुए लोग जिंदा तो नहीं हो गए। अब नॉनग्यो नोटिस करती है कि यांचिंग अपना एक हाथ पीछे छुपा रहा है। उसे लगता है कि शायद उसे बचाते वक्त वो जख्मी हो गया होगा। अब जल्दबाजी में वो उसका हाथ देखने आगे बढ़ती है पर गलती से पैर फिसल जाता है और वो सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है और फिर उसे देखते हुए सॉरी कहती है। लेकिन इस अचानक सी नजदीकी से यांचिंग का दिल हिल जाता है पर वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर सख्ती से कहता है आगे से ऐसी हरकत मत करना। तभी अचानक लाइट चली जाती है और नानग्यो डर के मारे यांचिंग को पकड़ लेती है। मतलब यांचिंग की वार्निंग का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। खैर वैसे यांचिंग समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं है क्योंकि फोन और वायरलेस सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बेसमेंट के मुर्दा घर में जाकर चेक करेंगे कि आखिर मामला क्या है। अब बेसमेंट पहुंचकर उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती बल्कि शौक ही लगता है क्योंकि वहाँ से पूरी की पूरी 100 लाशें गायब हो चुकी थी। तभी इतने डरावने माहौल में अचानक से एक बेड के नीचे कुछ हलचल होती है तो यांचिंग अपना इनहेबिटर निकाल लेता है और पूरी तरह तैयार रहता है। तब बाद में पता चलता है कि उस बेड के नीचे तो डायरेक्टर छुपे हुए थे जिन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई होगी। अब ये तीनों पहले तो उस मुर्दा घर से बाहर आते हैं फिर डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि जब वो मुर्दा घर में गए थे ये चेक करने के लिए कि वहाँ से 2 लाशें कैसे गायब हुई। तभी अचानक उनकी पैन छूटकर एक बेड के नीचे चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो पैन उठाने के लिए बेड के नीचे जाते हैं तभी अचानक एक एक करके सारी लाशें जिंदा होने लगी और उस मुर्दा घर से बाहर चले गई। प्रेजेंट में डायरेक्टर कहते हैं अगर मैं तब जरा सा भी आवाज करता तो आज तुम दोनों के सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। तभी नॉनग्यो की नजर गिरे हुए रिस्ट बैंड पर पड़ती है और उसे उठाकर चेक करने पर समझ आ जाता है कि ये लाशें असल में एफिनिटी बी टाइप के लोग थे न कि नॉर्मल डेड बॉडीज। अब इस पर डायरेक्टर को सारा सच बताना पड़ता है कि जीनस इंस्टीट्यूट में सीक्रेट रिसर्च चल रही थी। फिर वो सारी बात बताते हैं कि 5 साल पहले एफिनिटी बी वाले लोग बहुत एग्रेसिव हो गए थे इसलिए उन्हें रैन नाम दे दिया गया। मतलब कि ऐसे लोग जिनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है पर इमोशन वो कम होते हैं। अब उन्हें कंट्रोल करने के लिए एफिनिटी ए वाले लोग जिन्हें इन कहा जाता है उन्हें यूज किए जाते हैं। अब जो इन वाले लोग हैं उनके खून और आंसुओं में एक स्पेशल खुशबू
खुशबू होती है जो रैन वाले लोगों को शांत करती है। अगर रैन और एन के बीच एक पैक्ट यानी एक परमानेंट बॉन्ड बन जाए तो रैन बिल्कुल स्टेबल यानी शांत या यूं कहो कि नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे ये बॉन्ड शादी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इन बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारा रिसर्च लैब रैन को रोकने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए इनहेबिटर वाली दवाई बना रहा है और उसे अपग्रेड करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और मुर्दा घर में जो लाशें थी वो दरअसल वॉलेंटियर्स थे जिन पे नए ड्रग्स का टेस्ट किया गया था और दवा ने उनकी सांसें कुछ टाइम के लिए रोक दी, इसलिए उन्हें गलती से मरा हुआ समझ लिया गया। अब जब ये सारी बातें हो ही रही होती है तभी अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है और ये तीनों किसी सेफ प्लेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ड्यूटी रूम में एक डॉक्टर दो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बैठा होता है। वो रैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ नानशिंग जो रैन का लीडर है, वो सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ था, वो वहाँ पर आता है और अपना मजाक उड़ते देख गुस्से में उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है और इस डॉक्टर के गले में बेहोशी वाली इंजेक्शन लगाकर बोलता है हमारी मौत सिर्फ एक नाटक थी और अनाउंस करता है कि अब से स्टाफ के खिलाफ हंटिंग गेम शुरू हो चुका है। अब बिल्डिंग में गोलियां चलने लगती है और ये तीनों सेफ रहने के लिए इसी ड्यूटी रूम की तरफ आ रहे थे। नानग्यू आगे होती है और जैसे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने जाती है वो उसी टाइम अपने आगे वाले दो जनों को जान से मार देता है और नानग्यू डर जाती है कि ये तो रैन है। अब रैन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ नानग्यू होती ही नहीं, क्योंकि यानशिंग ने सही टाइम पर उसे अपने पास खींच लिया था। रैन को शक तो होता है कि वहाँ कोई तो था, इसलिए वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही उन दोनों को देखने वाला होता है तभी उसके साथी उसे बुला लेते हैं और बताते हैं हमने सारे इनहेबिटर्स कलेक्ट कर लिए हैं और अभी के लिए इन तीनों की जान बच जाती है। फिर ये तीनों मॉनिटर रूम पहुंचते हैं जहां स्क्रीन पर दिख रहा होता है कि सारे रैन कॉरिडोर में लाशें बिछा रहे हैं, यानी उन्होंने पूरे रिसर्च लैब को मुर्दा घर बना के रख दिया था। स्क्रीन पर दिखता है कि वो लिफ्ट से डॉमेंट्री की तरफ जा रहे थे, यानी वहाँ जहाँ नॉनग्यू की दोस्त भी है। तभी रैन का लीडर नानशिंग कैमरे में सीधा देखकर कहता है मुझे पता है तुम हमें देख रहे हो। और अब डायरेक्टर को एहसास होता है कि उनसे गलती से एलिवेटर का इंटरकॉम बटन दब गया था, जिससे सामने वाले दुश्मन अलर्ट हो गए। अब ये तीनों जल्दी से एलिवेटर को लॉक करने वाली चाबियां ढूंढते हैं, क्योंकि रैन अब डॉम की तरफ जाने की जगह वापस यहीं आ रहे थे। नॉनग्यू जल्दी से अपना दिमाग चलाती है और मेंटल डिटेक्टर से चाबियां ढूंढ लेती है और फिर ये तीनों एलिवेटर की तरफ भागते हैं। भागते भागते डायरेक्टर गिर जाते हैं और उनके हाथ से चाबी छूट जाती है, जिसे यानशिंग पकड़ लेता है। फिर वो नानग्यू को चाबियां पास करता है और वो एंड टाइम पे जल्दी से एलिवेटर को लॉक कर देती है, क्योंकि एलिवेटर बस खुलने ही वाला था। लेकिन इतनी दौड़ भाग में नानग्यू की सांसें फूल गई थी। अब यानशिंग जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी डायरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या करूं, अब मेरी उम्र हो गई है, इतनी दौड़ भाग नहीं होती। यानशिंग तो उन्हें छोड़ देता है और नानग्यू जैसे तैसे उन्हें उठाती है। अब लिफ्ट में तो ये लोग जाने से रहे और डॉम के लोगों को भी अलर्ट करना जरूरी था, जिसके लिए इन्हें अभी 54th मंजिल पर जाना पड़ेगा, वो भी सीढ़ियों से। तो यानशिंग और नानग्यू सैटेलाइट सिग्नल स्टेशन की ओर चले जाते हैं ताकि सिग्नल भेजकर यहाँ मदद बुला सकें। तो वहीं बेचारे डायरेक्टर 54th मंजिल पर जाने के लिए निकलते हैं ताकि डॉम के सारे लोगों को बचा सकें। वैसे नानग्यू डायरेक्टर के साथ जाने वाली थी, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने यानशिंग के साथ आना ही बेहतर समझा। अभी यानशिंग जब अपना काम कर रहा होता है तब नानग्यू सामने बने हुए ट्रांजिट स्टेशन को देख कहती है अगर बाद में हमें भागना पड़े तो ये हमारा भागने का रास्ता बन सकता है। वैसे इन्हें सैटेलाइट सिग्नल भेजने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी और यानशिंग एक अलमारी जैसे बने कैबिनेट के अंदर यही ढूंढ रहा होता है कि कहीं पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाए। अब नानग्यू भी उसकी मदद करवाने तो चाहती है, लेकिन ऊपर वाला कैबिनेट खोलते ही सामान यानशिंग के ऊपर टपक पड़ता है और अब वो बेचारा नानग्यू को घूरने लगता है और फिर जैसे ही खड़ा होने जाता है तब भी उसे कंधे पर उस कैबिनेट की बहुत जोर से लगती है, जिसे देखकर नानग्यू को हंसी आ जाती है। फिर उसके घूरने पर वो चुप हो जाती है। अब बेचारा यानशिंग साइड हो जाता है और नानग्यू ऊपर वाले कैबिनेट में पासवर्ड ढूंढने लगती है। तब यानशिंग को समझ आता है और वो नानग्यू को बताता है कि ये कीपैड लॉक नहीं फैक्स मशीन है। अब दोनों मिलकर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो वालों को मैसेज भेज देते हैं। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। तो यानशिंग उससे कहता है मैं सीढ़ियों पर बने इलेक्ट्रिक रूम को चेक करके आता हूँ और अगर कुछ भी हो तो जोर से चिल्लाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये कहकर चली जाता है। थोड़ी देर में लाइट आ जाती है, लेकिन यानशिंग अभी तक लौटा नहीं होता। तो नानग्यू चेक करने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने रैन आ जाता है और वो डरते हुए भागकर वापस लौट आती है। और तभी यानशिंग दूसरी साइड से आकर पूछता है क्या हुआ। तो नानग्यू घबराते हुए बताती है रैन मेरे पीछे पड़ा है। अब वो भागने की हालत में नहीं थी। तो यानशिंग उसको अपनी पीठ पर उठा
खाकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर उसके गर्दन पर बने हुए निशान पर पड़ जाती है और उसका शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ये शिंशु तो नहीं। अब ये दोनों रैन से तो बच गए थे, पर नॉनग्यू फौरन शिंशु के पीठ से नीचे उतर जाती है और उसे देख घबराने लगती है। तभी वहाँ काफी सारे रैन की आवाज सुनकर यानचिंग नॉनग्यू को मुसीबत कहते हुए उसे रूफटॉप पर लॉक कर देता है और कहता है, यहीं रुकना, मैं पहले इन कीड़े जैसे दुश्मनों को संभाल लूं, फिर तुम्हें देखता हूँ। अब ये कहकर वो उन रैन को सबक सिखाने के लिए चले जाता है। तो वहीं अब नॉनग्यू खुद शिंशु से दूर भागने का सोचती है। उसे पास ही में पड़े सामान में एक रस्सी दिखती है और वो उस रस्सी की मदद से छत से नीचे उतरने लगती है, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ गई थी, इसलिए वो झूलते हुए पास ही के बने हुए प्लेटफॉर्म तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाता और उसे देख पास ही में खड़ा हुआ यानचिंग हंसने लगता है और फिर नॉनग्यू की नजर पड़ते देख चुप हो जाता है। देन उसकी बातों से नॉनग्यू को समझ आता है कि उसकी गर्दन पर जो निशान है वो अभी अभी जो कैबिनेट उसे लगा था उसकी वजह से हुआ है। अभी जानते ही वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। देन यानचिंग कहता है, हमें डॉम भी जाना है, जल्दी उतरो। तो नॉनग्यू कहती है, तुम कब से मुझे वहाँ खड़े हुए देख रहे थे और मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहता है, तुम इतनी फोकस्ड लग रही थी वहाँ से नीचे उतरने में कि मेरा दिल ही नहीं करा तुम्हें डिस्टर्ब करने को। ये सुनकर नॉनग्यू झूलते हुए उसके ऊपर ही लैंड कर जाती है। अब नॉनग्यू के इतना करीब होने से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और जैसे तैसे वो उसे गर्दन से पकड़कर अपने ऊपर से दूर करता है और दोनों उठते हैं। यानचिंग देखता है कि नॉनग्यू की टॉप पीछे से फट गई है, तो वो उसे अपने डॉक्टर वाला कोट दे देता है। पहले तो नॉनग्यू को समझ नहीं आता, पर जब उसे रियलाइज होता है तो वो जल्दी से उसका कोट ओढ़ लेती है और दोनों डोमेंट्री एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर बीच रास्ते में इन्हें फिर से रैन का ग्रुप दिख जाता है। तो यानचिंग नॉनग्यू को चाबियां देते हुए कहता है कि तुम डॉम की तरफ जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। अब यानचिंग वहाँ से चले जाता है और रैन उसके पीछे पीछे। तभी नॉनग्यू को आगे जाने पर पता चलता है कि यानचिंग का इनहेबिटर तो उसके पास है, तो फिर वो रैन से कैसे लड़ेगा। अब उसे उसकी फिक्र होने लगती है, तो वो यानचिंग के पीछे पीछे चली जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा काफी खतरनाक था। हर जगह रैन की लाशें बिछी थी और तब नॉनग्यू अपनी आंखों से यानचिंग को एक रैन को मारते हुए देख लेती है, वो भी बहुत बेरहमी से। अब ये देख वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है और अब सच्चाई साफ थी कि यानचिंग खुद भी एक रैन है। वो नॉनग्यू को देख कहता है, चलो अच्छा तुम्हें पता चल गया, वैसे भी मैं सीधा होने का नाटक करते करते थक गया था। नॉनग्यू डरते हुए कहती है, शिंशु। अब वो जैसे ही उसे छूने जाता है वो डर के नीचे बैठ जाती है और अब उसे समझ आता है कि उस दिन जो 3 रैन ने उसे किडनैप किया था, मतलब वो कोई सपना नहीं था। यानचिंग कहता है, उन्हें तुम्हें टारगेट नहीं करना चाहिए था, मुझे बीच में आना पड़ा और बाद में तुम्हारी खुशबू की वजह से मैं अपना कंट्रोल खोने लगा, माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया और ऑलमोस्ट हमारा रियूनियन खराब हो गया। नॉनग्यू पूछती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या मुझे ट्रिक करके परमानेंट बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहते। तो वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें चेरिश करता हूँ। फिर वो उसे बताता है कि उसकी पूरी जिंदगी में वही एक इंसान है जिसकी वजह से उसे जिंदा महसूस हुआ। उसके लिए दुनिया पहले एकदम खामोश और ठहरी हुई बंजर जमीन जैसी थी, इतनी कि उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने का मन करता था। अब इस बोरियत से निपटने के लिए उसने एक तरह का गेम शुरू किया। वो सोसाइटी में एक बिल्कुल नॉर्मल, पॉपुलर और हेल्पफुल इंसान बनकर रहने लगा, लेकिन उसका ये एक्ट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि उसमें कोई रियल चैलेंज नहीं था और वो जल्दी ही इससे थक गया। फिर वो दिन आया जब उसकी मुलाकात नॉनग्यू से हुई। शिंशु उस पल को एक मेंटल एक्सप्लोशन कहता है, जैसे दिमाग के अंदर कुछ जोर से फट गया हो। पर सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो फीलिंग वक्त के साथ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। उसे उसको पाने का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन हो गया। फिर जेल से निकलने के बाद उसने बारिश वाले दिन में एक प्लान्ड कोइंसिडेंस रचा, जैसे दोनों इत्तेफाक से मिले हों। वो उस दिन नॉनग्यू के पास से गुजरता है और नॉनग्यू अपने भाई से कॉल पर बात करती हुई जा रही होती है क्योंकि उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढी थी। पर जब नॉनग्यू शिंशु को पास से जाते हुए देखती है तो अचानक से डर जाती है और सामने से उसका भाई आ रहा होता है, उससे टकरा जाती है। तो वो उसे घबराए हुए देख कहता है, इतना डर क्यों गई, एक ब्लाइंड डेट ही तो है। अब नॉनग्यू पीछे मुड़कर देखती है तो शिंशु उसे कहीं नहीं दिखता। देन नॉनग्यू अपने भाई से कहती है, मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। तो सी उससे कहता है, चलो ठीक है, और पूछता है कि उसका आइडियल मैन कैसा होना चाहिए। तो नॉनग्यू कहती है, लंबा हो, हैंडसम हो, अनाथ हो, ताकि कोई फैमिली ड्रामा न हो और मेरे करियर को अपने करियर की तरह सपोर्ट करे। फिर मजाक मजाक में वो ये भी जोड़ देती है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, बैड टेम्पर्ड हो और टॉक्सिक भी चलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पास में खड़े हुए शिंशु ने उसकी ये सारी बातें सुन ली थी। फिर दिखाया जाता है कि शिंशु ने अपनी असली फितरत छुपाई और बहुत सोच समझकर गो यानचिंग नाम का कैरेक्टर बनाया, एग्जैक्टली वैसा जैसा नॉनग्यू चाहती थी। और उसने बाद में खुद से जीनस इंस्टीट्यूट में उसे रिक्रूट किया, लेकिन उसकी उसे पाने की इच्छा को दबाकर रखना उसके पूरे
पूरे प्लान का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था और मजेदार भी। प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि शिंशु का कंट्रोल टूटने लगता है और वो ये सच भी बता देता है कि जो इनहेबिटर्स वो पहले ले रहा था वो असल में सिर्फ सप्लीमेंट्स थे ताकि नॉनग्यू को झूठा भरोसा मिल सके। अब उसका दिमाग सच में काबू से बाहर होने लगता है और वो कहता है कि परमानेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो नॉनग्यू कहती है तुमने कहा था ना जब तक मुझे तुमसे खुद प्यार नहीं हो जाए तुम इंतजार करोगे। तो वो उसे वार्न करते हुए कहता है पर अब मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सकता हूँ। अगर कोई रैन कंट्रोल खो दे तो वो बहुत खतरनाक होता है, इतना कि पूरे इंस्टीट्यूट के लोगों को मार सकता है। पर डोंट वरी मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर जैसे किस करने जाता है तो नॉनग्यू डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और वो भी एक रियल इनहेबिटर इंजेक्शन लेकर। पर वो उसे लगा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तो ये देख शिंशु उसका हाथ पकड़ता है और दोनों मिलकर नीडल उसकी गर्दन में डाल देते हैं। अब धीरे धीरे दवा असर करने लगती है। अब जब नॉनग्यू उसे उठाती है तो वो उसे पकड़ के एक टाइट हग कर लेता है और कहता है कि यह मेडिसिन भी मुझे इतना शांत नहीं करती जितनी तुम्हारी स्मेल करती है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो दोनों साथ रहे तो वो बाकी सबको यहाँ से सेफली बाहर निकाल देगा। अब अपने कलीग्स की जिंदगी को अहमियत देते हुए नॉनग्यू भी उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उस डायरेक्टर का हाल बेहाल हो चुका था सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, पर फिर भी वो जैसे तैसे 76th फ्लोर पर आ ही जाते हैं। इधर ये दोनों जब एलिवेटर एरिया में लौटते हैं तो देखते हैं कि पावर यानी बिजली वापस आ चुकी है, जिससे नॉनग्यू डर जाती है कि कहीं रैन ने लिफ्ट यूज करके ऊपर वाले फ्लोर्स को अपने कब्जे में न कर लिया हो। और उसका शक सही भी था क्योंकि रैन 76th फ्लोर पर पहुंच चुके थे। यहाँ डायरेक्टर को 2 इंटर्न्स मिलती है और रैन की आवाज सुनकर वो उन दोनों को छुपने का कहकर खुद दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। अब एक रैन वहाँ पर आता तो है पर उसे कोई नहीं दिखता तो वो बाहर चले जाता है और ऐसे ही इन तीनों की जान बच जाती है। फिर डायरेक्टर उन दोनों इंटर्न्स को बताते हैं कि यहाँ क्या मामला चल रहा है। तो उन दोनों इंटर्न से पता चलता है कि अगले दिन पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट खाली है, यानी आधे से ज्यादा इंटर्न्स अपने घर चले गए हैं और अभी सिर्फ ये दोनों और आसपास वाले रूम में नॉनग्यू की दोस्त चैन बचे हैं, यानी वो अभी भी खतरे में है। तो वहीं दूसरी तरफ चैन आराम से अपने रूम में सो रही होती है, बाहर के खतरे से बिल्कुल अनजान। अब उसे कुछ शोर सुनाई देता है तो वो उठकर दरवाजा खोलने जाती है, पर सही टाइम पे नॉनग्यू उसके रूम में पहुंचकर उसे रोक लेती है और फिर यानशिंग और नॉनग्यू दोनों मिलकर चैन को उसके रूम से बाहर ले आते हैं। नॉनग्यू उसे कहती है मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगी और फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ रैन बाकी रैन को ऑर्डर देता है कि जो भी मिले उन सबको मार डालो। तो वहीं दूसरी तरफ सारे सर्वाइवर्स इकट्ठा होते हैं। अब उन्होंने मदद के लिए मैसेज तो भेजा था लेकिन मदद आने में बहुत वक्त लगने वाला था। तब नॉनग्यू उन्हें यहाँ से निकलने का एक आइडिया देती है। फिर वो डायरेक्टर के फोन में ब्लॉक बी का फ्लोर प्लान देखती है और फिर बताती है कि 2 कंस्ट्रक्शन क्रेन्स की आर्म्स जोड़कर वो लोग सामने वाली बिल्डिंग तक ब्रिज बनाकर वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर सवाल ये होता है कि वो लोग कंस्ट्रक्शन क्रेन्स की आर्म्स को जोड़ेंगे कैसे। तब डायरेक्टर सामने आता है और बताता है कि रिसर्चर बनने से पहले उसने अपने फादर को ऐसी हैवी मशीन्स ऑपरेट करते देखा था और फिर पीठ दर्द के बावजूद भी वो क्रेन कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अब जैसे ही वो जाकर दोनों आर्म्स को जोड़ते हैं तब सब लोग एक एक करके उस टेम्पररी ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं, पर शिंशु पीछे ही रुकता है ताकि वो नॉनग्यू को प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि वहाँ काफी सारे रैन दरवाजा तोड़कर आ गए थे और वो उनसे फाइट करने में बिजी हो जाता है। अब फाइट के बाद जैसे ही वो खुद भी ब्रिज क्रॉस करने लगता है तभी डायरेक्टर के द्वारा मूव किया गया क्रेन आर्म उसे जोर से हिट कर देता है और शिंशु अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वक्त रहते शिंशु ने ब्रिज के साइड वाले हिस्से को पकड़ लिया था। वैसे नॉनग्यू उसे इस हाल में देखकर चुप रहने वाली नहीं थी, इसलिए वो तुरंत उसके पास आती है और उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शिंशु पहले तो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि नॉनग्यू उसे बचाने आएगी और फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। पर तभी जिस वजह से शिंशु नीचे गिरा था उस वजह से नॉनग्यू भी नीचे गिर जाती है। तो शिंशु अपने दांत पीसते हुए कहता है इडियट, और फिर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता नीचे कूद के उसे बचाने में। वो उसे हक करके पकड़ लेता है और दोनों सेफली नीचे लैंड हो जाते हैं। इस मोमेंट पर शिंशु के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, वो इसलिए क्योंकि नॉनग्यू उसके साथ मरने को भी तैयार थी। पर नॉनग्यू भी जिद्दी थी, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती थी, मुझे बस ये नहीं चाहिए था कि तुम हमेशा मेरे सपनों में आकर मुझे डराओ। इसी दौरान पास के पॉन्ड में जो एक बहुत बड़ी मछली थी वो अचानक से रेस्टलेस होने लगती है और पानी इतना जोर से हिलता है कि ये दोनों गीले होने लगते हैं। अब ये देखकर शिंशु को शक होता है कि शायद वो मछली भी वायरस से इन्फेक्ट
इन्फेक्टेड है और किसी के द्वारा कंट्रोल हो रही है। वैसे पहले शिंशु ने सिर्फ डायरेक्टर से सुना था कि नानशिंग यानी जो रैन का लीडर है, अभी उसका कनेक्शन इसी मछली के ब्रेन से है और वो उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट नानगियो से रिलेटेड नहीं था, इसलिए शिंशु ने कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए उसे ज्यादा डिटेल में इस बारे में नहीं पता। अभी वो नानगियो को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ नानशिंग उसके सामने आ जाता है। नानशिंग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिंशु भी उन जैसा निकलेगा। वैसे अगर शिंशु चाहता तो वो इजीली नानशिंग को हरा सकता था, लेकिन नानशिंग तुरंत बड़ी मछली को अपने माइंड से कंट्रोल करके नानगियो को पकड़ लेता है और इसलिए शिंशु नानशिंग को छोड़ देता है ताकि वो नानगियो को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब नानशिंग को लगता है कि शिंशु का उसे हरा देना इस बात का प्रूफ है कि उसकी बॉडी में वायरल लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए वो नानगियो को छोड़ने के बदले एक कंडीशन रखता है कि शिंशु मछली को अपना खून चूसने देगा और नानगियो को बचाने के लिए वो भी बिना सोचे समझे जवाब दे देता है कि ठीक है। और अब मछली नानगियो को छोड़ शिंशु का खून पीने लगती है और नानशिंग नानगियो के पास चले जाता है। वैसे शिंशु जबरदस्ती मछली को अपना खून पीने देता है और वो भी इतना ज्यादा कि मछली पूरी तरह से भर के मर जाती है, जिससे नानशिंग को तकलीफ होने लगती है। अब मौका पाकर नानगियो फौरन से शिंशु के पास आती है उसे चेक करने के लिए और इस मौके का फायदा उठाकर शिंशु नानगियो को किस कर लेता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिल सके, क्योंकि मछली को मारने के चक्कर में वो खुद बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। किसके दौरान दोनों का सलाइवा एक्सचेंज होता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बड़ी मछली तो मर चुकी थी और नानशिंग बेहोश हो जाता है। अब किसके बाद नानगियो घबरा जाती है और पूछती है सलाइवा एक्सचेंज का मतलब क्या हमने बॉन्ड बना लिया? तो शिंशु कहता है मैं इतनी कैजुअली कभी बॉन्ड नहीं बनाता, ये अभी सच्चा बॉन्ड नहीं है और वैसे भी हमारा बॉन्ड इतना डल नहीं होगा। अब शिंशु में उठने की भी ताकत नहीं बची होती, इसलिए नानगियो उसे सहारा देते हुए सबवे आती है और वहाँ डायरेक्टर और बाकियों से मिलती है। फिर वो सब शिंशु को संभालकर एक ट्रेन की बोगी में बैठा देते हैं और फिर डायरेक्टर बाकी सबको वहाँ से भेज देते हैं ताकि वो शिंशु को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सके। अब जो लड़कियाँ होती है वो बाहर आकर बैठ जाती है, पर नानगियो की सीनियर शिया जिसे शिंशु पर क्रश है वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि नानगियो बिल्कुल ठीक है, जबकि शिंशु बुरी तरह घायल। अब थोड़े टाइम बाद डायरेक्टर ट्रेन की बोगी से बाहर आते हैं और बताते हैं कि शिंशु आराम कर रहा है, बट इन्होंने आधा चेहरा ढक रखा होता है। तो नानगियो के पूछने पर वो बताते हैं कि बस उन्हें थोड़ा दांत में दर्द हो रहा है और सबको वार्न करते हैं कि कोई भी शिंशु को परेशान न करे। फिर वो नानगियो को अकेले में ले जाकर पूछते हैं क्या तुम्हें पहले से पता था कि शिंशु एक रैन है? तो वो भी हाँ में सर हिला देती है। वैसे फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब डायरेक्टर शिंशु को चेक कर रहे थे तभी अचानक शिंशु को होश आ जाता है और वो एकदम से अपने सामने डायरेक्टर को देख उन पे अटैक कर देता है और फिर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या करा तो वो डायरेक्टर से माफी मांग लेता है। अब ये सोचकर डायरेक्टर को डर होता है कि शिंशु कभी भी अपना कंट्रोल खो सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि शिंशु को वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन नानगियो फौरन से कहती है उसने ये सब सबको बचाने के लिए किया है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, कम से कम तब तक जब तक हमें कोई इनहेबिटर ना मिल जाए। अब डायरेक्टर नानगियो को मना नहीं कर पाते और आखिर में सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, जब वक्त आए तुम्हें सबवे से हमारे साथ निकलना ही होगा। अब इसी दौरान सबवे के अंदर शिया बिन बुलाए शिंशु के पास आ जाती है और अपना एक खून निकालकर वो शिंशु के लिप्स के पास ले जाती है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। दरअसल जब से वो शिंशु के असिस्टेंट बनी थी वो उससे प्यार करने लग गई थी और काफी टाइम से परेशान थी कि वो शिंशु को अपना कैसे बनाए। फ्लैशबैक से पता चलता है कि शिन को पहले से पता है कि शिंशु एक रैन है और यहाँ रिवील होता है कि वो खुद भी एक इन है, जैसे नानगियो है वैसे ही, इसलिए उसे लगता है कि वो शिंशु की मदद कर सकती है। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा ही होता है। शिंशु उसे जोर से धक्का देके दूर कर देता है। उसकी आंखों में इतनी नफरत होती है जैसे वो उसे अभी के अभी मार देना चाहता हो। उसे उसकी स्मेल तक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसका गला दबाने ही लगता है। तभी नानगियो वहाँ आते हुए ये देख लेती है और शिंशु को शिया से दूर करती है। तो शिंशु उसे देख उसे पकड़ लेता है और कहता है इसे यहाँ से जाने को कहो। जब नानगियो उसे जाने को कहती है तो शिया कहती है मैं एनो और उसकी मदद कर सकती हूँ। तो शिंशु नानगियो को अपने पास खींचकर हाफते हुए कहता है मुझे उसे मत दे देना प्लीज। सब नानगियो शिया से झूठ बोल देती है कि मैं शिंशु के साथ पहले ही बॉन्ड बना चुकी हूँ, ये कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन इसके बाद शिंशु अपना कंट्रोल बिल्कुल खो देता है। वो नानगियो को पकड़कर बेचैनी में बार बार किस करने लगता है। अब वो जैसे तैसे उसे हटाती है और डर के पीछे होने लगती है तो सीट से टकरा के नीचे गिर जाती है और शिंशु बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ता है और किस करे जा रहा होता है। नानगियो पीछे हटती जाती है लेकिन जब उसके पास और पीछे जाने की जगह नहीं होती तो शिंशु
शिंशु उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और बिना रुके फिर किस करने लगता है। अब नॉनग्यो को पैनिक करते देख वो रुक जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे हर्ट न कर दे, इसलिए उसने खुद को जबरदस्ती जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। वैसे पहले जो सलाइवा एक्सचेंज हुआ था वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए शिंशु के इमोशंस को स्टेबलाइज कर पाया था, लेकिन असली सॉल्यूशन तो इनहेबिटर ढूंढना है जिससे शिंशु वापस नॉर्मल हो सके। लेकिन जब तक इनहेबिटर नहीं मिलता शिंशु को नॉनग्यो के किसेस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा ताकि वो शांत रह सके। अब इनहेबिटर तो रैन के ग्रुप के पास था, इसलिए ये दोनों भी रैन की यूनिफॉर्म पहनकर इनहेबिटर लेने निकल पड़ते हैं और दोनों रैन के ग्रुप के बीच घुल मिल जाते हैं। शिंशु तो नॉनग्यो को अपनी बाहों में पकड़ लेता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उन्हें पहचान न ले। वैसे यहाँ आने से पहले नॉनग्यो ने अपने ऊपर आधी बोतल परफ्यूम की छिड़क ली थी ताकि उसके जख्मों से आने वाली स्मेल छुप जाए। अब भीड़ भाड़ का फायदा उठा के वो चार इनहेबिटर चुरा लेती है और जैसे ही अपनी जीत पर खुश होने वाली होती है तभी उसे छींक आ जाती है और सभी रैन को एक अलग सी स्मेल मिल जाती है। अब होना क्या था, वो दोनों तुरंत वहाँ से भागते भागते पार्किंग लॉट की तरफ आ जाते हैं और बहुत सारे रैन उनके पीछे पड़े होते हैं। अब वहाँ कहीं छुपने की जगह नहीं होती तो नॉनग्यो हर कार को चेक करती है और एक कार की डिक्की उसे खुली हुई मिल जाती है जिसके अंदर अभी ये दोनों छुप जाते हैं क्योंकि शिंशु से और ज्यादा भागा नहीं जा रहा था। तभी रैन उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को न देखकर हर जगह फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और नॉनग्यो इतना डर जाती है कि शिंशु को कस के पकड़ लेती है और शिंशु की आंखों में नॉनग्यो के लिए सिर्फ फिक्र और तड़प थी। अब बाहर रैन फायरिंग करते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि नॉनग्यो गोली लगने से मर चुकी होगी तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद नॉनग्यो रिलैक्स होती है और तब नोटिस करती है कि शिंशु का बिहेवियर अजीब है, इसलिए वो तुरंत डिक्की खोलती है और बाहर निकलती है। पर तभी पता चलता है कि शिंशु को हाथ पे गोली छू के निकल गई थी। अब नॉनग्यो ये देख पास में पड़ी हुई पानी की बोतल लाती है और उसकी टाई भिगोकर उस चोट को साफ करने लगती है। तो शिंशु को बहुत अच्छा लगता है कि नॉनग्यो उसके लिए परेशान है। फिर वो उससे कहता है प्लीज मेरी मदद करो इनहेबिटर इंजेक्ट करने में। तो नॉनग्यो कहती है 1 मिनट रुको, मैं वो दरवाजा बंद करके आती हूँ। अब जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे के पास आती है तो कहती है इसे इंजेक्ट करने के बाद तुम पूरे रिकवर हो जाओगे, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये कहकर वो इनहेबिटर नीचे रखती है और बेसमेंट का दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इस काम के बाद दोनों का हिसाब किताब बराबर हो चुका था। अब वो भागकर जैसे ही बाहर आती है तो चारों तरफ से रैन उसे घेर लेते हैं और जैसे ही उसकी तरफ एक रैन आगे बढ़ता है तो नॉनग्यो उसे इनहेबिटर लगाने जाती है और वो इनहेबिटर उसे छीनने की कोशिश करता है। इसी वक्त उस रैन को कोई शूट कर देता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। तब पता चलता है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की टीम वहाँ पहुंच चुकी थी और उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर लिया था। तभी नॉनग्यो देखती है कि सामने उसका भाई पूरी टीम के साथ रैन को टारगेट करके खड़ा हुआ है। उसे देख नॉनग्यो बहुत खुश हो जाती है। सीओ अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि नॉनग्यो के अलावा सब पर गोली चलाओ और बस सारे रैन एक एक करके मर जाते हैं। पर एक रैन जिसका नाम एजी है वो अपने शरीर को शील्ड की तरह यूज करके नानशिन को बचा लेता है। नानशिन ये देख रोने लगता है और उसके हाथ में पकड़ी हुई लॉलीपॉप को देखता है। उसे एजी की मौत का दुख भी होता है और नॉनग्यो को देखकर गुस्से में भरा हुआ भी। तभी अचानक वहाँ कुछ गिरता है और नॉनग्यो अचानक से गायब हो जाती है। तब नॉनग्यो को समझ आता है कि जिसने उसे पकड़ा है वो शिंशु है। शिंशु कहता है सोचना भी मत कि तुम मुझसे भाग सकती हो। तो नॉनग्यो सर हिला के मना कर देती है और तब वो नोटिस करती है कि शिंशु का पूरा शरीर बुखार जैसा तप रहा है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि शिंशु नॉनग्यो को ढूंढने से पहले बहुत सारे रैन से लड़ चुका था। वो ये बताकर कन्फेस करता है कि अगर तुम वहाँ से नहीं जाती तो इतनी भयानक फाइट होती ही नहीं। फिर वो कहता है शायद मैंने पहले तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया। तभी उसकी आंखों में सीरियसनेस आ जाती है और वो नॉनग्यो का चिन पकड़ के कहता है आज से हमारे बीच के रिलेशनशिप को मैं लीड करूंगा। अब वो उसे दूर हटाने जाती है तो वो उसके दोनों हाथ पकड़कर कहता है कि अब वो नरमी नहीं दिखाएगा। वैसे इतने इंटेंस मोमेंट होने के बावजूद भी नॉनग्यो की नजर उसके कंधे के ताजे जख्म पर पड़ती है और वो कहती है तुम्हें दर्द हो रहा होगा है ना। ये सुनकर वो थोड़ा दूर हो जाता है। वैसे नॉनग्यो को उसके दिल से फिक्र होती है और वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसे छोड़कर जाने की उसकी कोशिश सच थी। फिर वो उसकी चोट को देख उसे डांटती है क्योंकि इनहेबिटर उसे ठीक करने के लिए था, लेकिन उसने जोर से इंजेक्ट करके खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया था। देन वो उसकी चोट पर बैंडेज लगा देती है। देन वो उसे अपने पास खींचकर कहता है आगे से कहीं मत भागना, मैं तुम्हारा प्यार जीतूंगा और एक ऑफिशियल बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये सुनकर नॉनग्यो कहती है
है। एक हेल्दी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग और समझ पर टिकती है। उसका कहना होता है कि शिंशु बहुत ज्यादा हक जमाने वाली आदत और इमोशनल डिस्टेंस शायद उसे कभी ये समझ नहीं न दे। फिर नॉनग्यो उसे उसके माँ बाप की मौत की अफवाहों पर भी सवाल करती है, तो शिंशु साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी उसने अपने माँ बाप को नहीं मारा। अब उन दोनों की बहस तब रुक जाती है जब नानशिंग अचानक से वहाँ पर आ जाता है, वो भी बहुत ज्यादा घायल हालत में, और चिल्लाते हुए कहता है, अगर मेरा कंट्रोल चला गया तो मैं तुम दोनों को चीर दूंगा। वह नानग्यू का खून मांगता है, ये सोचकर कि अभी शिंशु और नानग्यू का बॉन्ड नहीं बना है तो नानग्यू का खून उसे बचा सकता है, पर शिंशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नानग्यू को वहाँ से ले जाने लगता है तो ये देख नानशिंग रोते हुए बताता है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ने उसे एक हथियारे की तरह यूज किया और बाद में बेकार समझकर उस प्रयोगशाला यानी एक्सपेरिमेंट का चारा बना दिया जहाँ उस पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट हुए। नानग्यू ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन शिंशु उसके इस नाटक में नहीं आता क्योंकि नानशिंग बस ड्रामा वगैरह कर रहा था ताकि उन दोनों को अपने बस में कर सके। नानशिंग का असली चेहरा देख नानग्यू भी हैरान हो जाती है। अब शिंशु नानशिंग को एक पिलर से बांध देता है ताकि वो उनके पीछे न आए और नानग्यू को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाता है। अब अकेला होने पर नानशिंग अपने दोस्त एजी को याद करते हुए अपने मुंह में लॉलीपॉप डालता है और खुद को तसल्ली देता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि इन दोनों का सपना था कि एक ऐसा केमिकल बना है जो झूठी मौत जैसा दिखा है ताकि वो उन रिसर्चर से बचकर भाग सके जो उन्हें समाज का कचरा समझते थे। वो दोनों सिर्फ एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ रैन और एन आजादी से जी सके। तभी नानग्यू वापस आती है और नानशिंग से पूछती है कि तुमने इतनी जिंदगियां क्यों ली जब तुम खुद इतना दर्द झेल चुके हो। खैर फिर वो उसे इनहेबिटर देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके और शिंशु वहाँ आकर नानग्यू को वहाँ से ले जाता है। अब जैसे ही नानशिंग रोते हुए इनहेबिटर लेने जाता है तभी नानग्यू का भाई सियो वहाँ पर अपनी टीम के साथ आकर उसे शूट करके मार देता है क्योंकि उसके लिए नानशिंग बस एक खतरनाक परेशानी था। वो बहुत कोल्ड तरीके से ऑर्डर देता है कि गोली मार दो, ऐसे कचरे को जिंदा रहने देना बेकार है। यहाँ ये दोनों जब पैरामीटर के पास पहुँचते हैं तो पहले तो शिंशु नानग्यू से थोड़ी मजाक करता है, फिर कहता है तुमने जो पहले कहा था मैंने उस बारे में सोचा। तभी नानग्यू के भाई की आवाज आती है तो शिंशु उसे पकड़ के वार्न करता है कि मेरे जिंदा होने की बात किसी को मत बताना। फिर वो उसे समझाता है कि ब्यूरो के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, यानी वो उन्हें देखकर बेकाबू हो जाता है और अगर उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हें नुकसान पहुंचा दिया तो इसकी जिम्मेदारी नानग्यू की होगी। फिर वो कहता है अब तुम फ्री हो और उसे उसके भाई के हवाले कर देता है। अब नानग्यू जब अपने भाई के पास जाने लगती है तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखती है, लेकिन अब वो अंधेरों में गायब हो चुका था। अब जब नानग्यू सियू से मिलती है तो उसके पूछने पर बस इतना कहती है कि रात भर कुछ पागल लोग उसके पीछे पड़े थे और अब वो बहुत थक गई है। और फिर घर आकर भी नानग्यू अपने भाई के सवालों का जवाब देने से मना कर देती है और अपने रूम में सोने चली जाती है, लेकिन फिर बहुत तेज बारिश की आवाज सुनकर जाग जाती है और फिर अपने रूम की खिड़की बंद करके सोने ही वाली होती है। तभी अचानक शिंशु उसके सामने आ जाता है और उसे बेड पर लेटा कर कहता है मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला बदल दिया है, और फिर जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। और तभी नानग्यू बेड से गिर जाती है क्योंकि ये तो बस उसका एक सपना था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि वो कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एरोटिक सपना था। अब जब वो नीचे आती है तो देखती है कि सीयू उसके लिए सूप बना रहा है। वो आराम से किचन टेबल पर बैठकर स्नैक्स खाने लगती है। तभी सीयू उसे सूप पिलाते हुए पूछ लेता है कि अभी तुम्हें शियू के सपने आ रहे हैं। ये सुनकर ही उसे खांसी आ जाती है। शियू उससे पूछता है कि अभी भी तुम्हें उससे डर लगता है। अब नानग्यू कुछ नहीं कहती तो उसका भाई उसका डर खत्म करने के लिए बताता है कि शिंशु के माँ बाप की मौत की जांच सबूत न मिलने की वजह से बंद कर दी गई थी और ये सब उसकी बताई गई मौत से पहले हुआ था। अब नानग्यू को रियलाइज होता है कि शिंशु डेंजरस नहीं है सोसाइटी के लिए। फिर सियू कहता है कि मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे डर को भगाने का, और वो है शादी, ताकि तुम्हें दूसरे आदमी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिले। ये सुनकर ही वो झटके से मना कर देती है कि तुम मेरे भाई हो या दुश्मन। फिर सीयू से स्टेडियम में होने वाले ऑफिशियल ब्लाइंड डेट इवेंट का इनविटेशन दिखाता है और बताता है कि ये इवेंट सिर्फ रैन और इन के लिए है और गवर्नमेंट खुद इस इवेंट को सपोर्ट कर रही है। तब नानग्यू को झटका लग जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके भाई ने पहले जो भी रिश्ते दिखाए थे वो सब रैन ही थे। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।